टाइम स्टैम्प चेक करें। क्या अजय देवगन अब सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि आई टेक्नोलॉजी में भी सुपरहिट होने वाले हैं। मुंबई में बन रही करोड़ों की कोस्टल रोड, लेकिन क्या ये ट्रैफिक का असली समाधान है? 600 मिलियन यूजर्स होने के बाद भी फोन पे अभी तक प्रॉफिट में क्यों नहीं? क्या अब ये ब्रांड ग्लोबल बनने वाला है? इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका हफ्ते भर की सबसे बड़ी खबरों में। अरे भाई, आ गए टेक, इंफ्रा और बिजनेस की सच्चाई सुने। यह आपका वीकली पॉडकास्ट एपिसोड 2 है और हर हफ्ते की बड़ी खबरों का लेंस आपके सामने रखता हूँ बिना किसी फिल्टर के। चलो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ मिलता है सीधी बात, नो मसाला, हर हफ्ते का असली रिकैप। वेलकम टू फर्स्ट सेगमेंट। नए फोन्स, धमाकेदार लीक्स और सबसे तेज टेक अपडेट्स सब मिलेगा यहाँ, ओनली ऑन द लॉन्च डेक। चलिए देखते हैं इस हफ्ते टेक दुनिया में क्या नया आ रहा है। बड़ी टेक्नोलॉजी इवेंट्स का धमाका। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 होने वाला है 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक, यानी 4 दिन तक टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी दिखाएंगे कि कौन सबसे बड़ा इनोवेटर है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 भारत के टेलीकॉम और टेक सेक्टर के लिए अहम इवेंट होगा। 5G, 6G, AI जैसी नई टेक्नोलॉजी पर बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है। यह इनोवेशन और स्टार्टअप्स को वैश्विक मंच देने का मौका भी होगा। कौन सा ब्रांड मचा रहा है धूम? जनवरी 2025 की स्मार्टफोन सेल्स रैंकिंग की बात करें तो वीवो नंबर 1 पर है, उसके बाद सैमसंग, ओप्पो, एप्पल और रियलमी। वीवो का नंबर 1 पर आना दिखाता है कि भारतीय बाजार में उसकी पकड़ मजबूत हो रही है। सैमसंग और एप्पल जैसी प्रीमियम ब्रांड्स के बीच भी वीवो अपनी कीमत और फीचर्स के बेले से आगे निकला। ओप्पो और रियलमी की मौजूदगी से साफ है कि मिड रेंज और बजट सेगमेंट में भी मुकाबला कड़ा बना हुआ है। स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी का अगला लेवल। एप्पल का पहला फोल्डेबल फोन 2026 में लॉन्च हो सकता है और इसकी संभावित कीमत $2000 $1,80,000 होगी। अगर एप्पल 2026 में अपना पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च करता है तो यह मार्केट में बड़ा बदलाव ला सकता है। हालांकि $2000 $1,80,000 की संभावित कीमत इसे अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी में रखेगी, जो सिर्फ सीमित ग्राहकों को ही आकर्षित कर पाएगी। सैमसंग और अन्य ब्रांड्स पहले ही फोल्डेबल सेगमेंट में मजबूत पकड़ बना चुके हैं, तो एप्पल को कुछ नया और बेहतर पेश करना होगा ताकि वह इसमें अपनी अलग पहचान बना सके। कौन सा फोन आ रहा है, सबसे पहले जानिए। प्रीमियम फोन, तगड़ी परफॉर्मेंस। सैमसंग गैलेक्सी S25 एज की चर्चाएं जोरों पर हैं। लीक्स के हिसाब से यह फोन अप्रैल 2025 में आ सकता है और बताया जा रहा है कि यह मार्केट के सबसे पतले फोनों में से एक होगा। इसमें 4000 mAh पावर बैटरी, 5.84 मिलीमीटर का अल्ट्रा स्लिम डिजाइन, स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर और 200+12 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी S25 एज अपने अल्ट्रा स्लिम डिजाइन और हाई एंड स्पेक्स के कारण चर्चा में है। हालांकि 5.84 मिलीमीटर मोटाई के साथ 4000 mAh पावर बैटरी कितनी टिकाऊ होगी, ये देखने लायक होगा। अगर परफॉर्मेंस और बैटरी बैलेंस सही रहा तो ये प्रीमियम सेगमेंट में दमदार एंट्री कर सकता है। Xiaomi 15 और 15 अल्ट्रा की कीमतें सामने आ गई हैं। Xiaomi 15 की कीमत ₹64,999 से शुरू होगी और Xiaomi 15 अल्ट्रा की कीमत ₹1,10,000 तक जाएगी। Xiaomi 15 और 15 अल्ट्रा की कीमतें प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी की बढ़ती पकड़ दिखाती हैं। ₹1,10,000 की कीमत Xiaomi के लिए बड़ा दाम है, क्योंकि इस रेंज में एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड पहले से मजबूत हैं। फीचर्स और परफॉर्मेंस के आधार पर ही इसकी सफलता तय होगी। पोको F7 Pro और F7 Ultra भी ग्लोबल मार्केट में जल्द लॉन्च होंगे और इंडिया में भी जल्द आने की उम्मीद है। पोको F7 Pro और F7 Ultra के ग्लोबल लॉन्च से मिड रेंज और प्रीमियम सेगमेंट में मुकाबला बढ़ेगा। पोको आमतौर पर दमदार स्पेक्स और एग्रेसिव प्राइसिंग के लिए जाना जाता है, तो अगर कीमत सही रही तो ये फोन भारत में भी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। दमदार फीचर्स, किफायती दाम। नथिंग फोन 4a में Dimensity 8400 अल्ट्रा प्रोसेसर हो सकता है। Dimensity 8400 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलने से यह मिड रेंज सेगमेंट में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। नथिंग ब्रांड डिजाइन और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पर फोकस करता है, तो अगर कीमत सही रही तो यह अच्छा विकल्प बन सकता है। Oppo F29 Pro, इस फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले, Dimensity 7300 प्रोसेसर, 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 6000 mAh की बैटरी मिलेगी। कीमत होगी करीब ₹25,000। Oppo F29 Pro बड़ी बैटरी और अच्छे डिस्प्ले के साथ मिड रेंज यूजर्स को टारगेट करेगा। हालांकि इस सेगमेंट में पहले से ही कड़ी टक्कर है, खासकर वीवो, सैमसंग और OnePlus से। Oppo को सॉफ्टवेयर और कैमरा परफॉर्मेंस में कुछ अलग देना होगा ताकि यह भीड़ में खो न जाए। Oppo F29 Pro Plus की पहली झलक भी सामने आ गई है। इसमें Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर होने की उम्मीद है और इसकी कीमत ₹30,000 के आसपास हो सकती है। Oppo F29 Pro Plus प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट में आएगा, लेकिन इसे मौजूदा प्रतिस्पर्धा में अलग दिखने के लिए कुछ खास पेश करना होगा। इस प्राइस रेंज में यूजर्स बेहतर परफॉर्मेंस और कैमरा एक्सपीरियंस की उम्मीद रखते हैं, इसलिए Oppo को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बैलेंस बनाना होगा। नथिंग फोन 3a सीरीज जब ग्लोबली लॉन्च हो गई है। 3a की कीमत ₹24,999 और 3a Pro की कीमत ₹29,999 है। 3a सीरीज मिड रेंज सेगमेंट में स्टाइलिश डिजाइन और क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ अपनी पहचान बना सकती है। हालांकि इस प्राइस रेंज में पहले से ही मजबूत प्रतिस्पर्धा है, तो नथिंग को परफॉर्मेंस और कैमरा क्वालिटी में कुछ अलग देना होगा ताकि यह भीड़ में न खो जाए। Redmi Note 14S भी लीक्स में आ चुका है। इसमें 200+8+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और Helio G99 अल्ट्रा प्रोसेसर हो सकता है। इसकी कीमत ₹25,000 के आसपास रहने वाली है। Redmi Note 14S अपने कैमरा स्पेसिफिकेशंस को लेकर चर्चा में है, लेकिन असली फर्क सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग और परफॉर्मेंस से पड़ेगा। इस सेगमेंट में पहले से ही कई मजबूत ऑप्शन मौजूद हैं, तो Redmi को कीमत और फीचर्स के संतुलन पर खास ध्यान देना होगा। कम बजट में तगड़ा स्मार्टफोन। Vivo T4X इंडिया में ₹13,999 और ₹14,999 की कीमत पर लॉन्च हो गया है। इसमें 6.72 इंच डिस्प्ले और Dimensity 7300 प्रोसेसर मिलेगा। यह 12 मार्च 2025 से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। Vivo T4X बजट सेगमेंट में अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो बड़े डिस्प्ले और संतुलित परफॉर्मेंस चाहते हैं। हालांकि इस प्राइस रेंज में Realme और Redmi जैसे ब्रांड्स कड़ी टक्कर दे रहे हैं, तो Vivo को इसे खास बनाने के लिए सॉफ्टवेयर और कैमरा क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। Realme 14 में Dimensity 6300 प्रोसेसर, 6000 mAh पावर बैटरी, 45 वॉट फास्ट चार्जिंग और IP69 रेटिंग मिलेगी।
Realme 14 अपनी बड़ी बैटरी और IP69 रेटिंग के कारण टफ यूजर्स के लिए दिलचस्प विकल्प बन सकता है। हालांकि प्रोसेसर एंट्री लेवल है तो परफॉर्मेंस कैसी होगी ये देखने लायक रहेगा। कीमत सही रही तो ये बैटरी और ड्यूरेबिलिटी पसंद करने वालों को आकर्षित कर सकता है। Realme P3 और P3 Ultra भारत में 19 मार्च को लॉन्च होने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक P3 Ultra में Dimensity 8350 और P3 में Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा। दोनों में 6000 mAh बैटरी होगी और P3 Ultra में 50+8 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप होगा। Realme P3 सीरीज बड़ी बैटरी और दमदार प्रोसेसर के साथ मिड रेंज सेगमेंट में अच्छी चुनौती दे सकती है। P3 Ultra का कैमरा सेटअप और परफॉर्मेंस इसे खास बना सकता है, लेकिन असली मुकाबला कीमत और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पर निर्भर करेगा। अगर प्राइसिंग सही रही तो यह अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। Realme Nazo ATX भी लीक हो चुका है। इसमें Dimensity 6300 प्रोसेसर, 6.67 इंच का डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 5000 mAh बैटरी मिलेगी। Realme Nazo ATX बजट सेगमेंट में संतुलित स्पेसिफिकेशंस के साथ आ सकता है। इसका प्रोसेसर और बैटरी डिसेंट है, लेकिन असली फर्क सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और कैमरा क्वालिटी से पड़ेगा। कीमत के हिसाब से यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा कड़ी होगी। Vivo Y300 Pro Plus के स्पेक्स सामने आ चुके हैं। इसमें Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। Vivo Y300 Pro Plus को मिड रेंज मार्केट में टिकने के लिए कुछ नया देना होगा, क्योंकि इस सेगमेंट में पहले से ही कड़ा मुकाबला है। सिर्फ स्पेसिफिकेशन से फर्क नहीं पड़ेगा, असली गेम प्राइसिंग और यूजर एक्सपीरियंस तय करेगा। Vivo V50e इंडिया में जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इसमें 6.77 इंच डिस्प्ले और Dimensity 7300 प्रोसेसर मिलेगा। Vivo V50e की लीक जानकारी के मुताबिक इसमें 50+8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5600 mAh बैटरी और 90 वॉट फास्ट चार्जिंग होगी। Vivo V50e बैटरी और चार्जिंग स्पीड के मामले में मजबूत दिख रहा है, लेकिन इस सेगमेंट में मुकाबला काफी कड़ा है। सिर्फ स्पेसिफिकेशंस काफी नहीं होते, असली फर्क सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और प्राइसिंग से पड़ेगा। अगर Vivo इसे सही कीमत पर लॉन्च करता है तो यह अच्छा विकल्प बन सकता है। कौन सा ब्रांड मार्केट में वापसी कर रहा है? Infinix Note 50X की ऑफिशियल टीजर आ चुका है और यह फोन 27 मार्च 2025 को लॉन्च होगा। Infinix Note 50X बजट सेगमेंट में एक और नया विकल्प होगा। Infinix आमतौर पर बड़े डिस्प्ले और दमदार बैटरी पर फोकस करता है, लेकिन इसकी सफलता कीमत और परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगी। इस प्राइस रेंज में पहले से कड़ी प्रतिस्पर्धा है, तो इसे कुछ खास देना होगा। एसो वापस स्मार्टफोन मार्केट में आ रहा है। इसका नया स्मार्टफोन 25 मार्च 2025 को लॉन्च होगा। एसो का स्मार्टफोन मार्केट में वापसी करना दिलचस्प रहेगा, लेकिन चुनौती आसान नहीं होगी। मौजूदा ब्रांड्स पहले से मजबूत स्थिति में हैं, तो एसो को कुछ अलग और आकर्षक पेश करना होगा। सही प्राइसिंग और यूजर एक्सपीरियंस ही इसकी सफलता तय करेंगे। HMD ग्लोबल बाबी फ्लिप फोन भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। HMD ग्लोबल का बाबी फ्लिप फोन भारत में लॉन्च होना एक दिलचस्प कदम है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो क्लासिक फ्लिप फोन लुक और डिजाइन पसंद करते हैं। हालांकि ये फोन सिंगल टास्किंग और सीमित फीचर्स के साथ आएगा, तो ये ज्यादातर नॉस्टैल्जिया के शौकीनों को आकर्षित कर सकता है। सोशल मीडिया और टेक की ताज़ा खबरें। इंस्टाग्राम एक नया फीचर कम्युनिटी चैट टेस्ट कर रहा है, जो डिस्कॉर्ड की तरह काम करेगा। इंस्टाग्राम का कम्युनिटी चैट फीचर इसे सोशल नेटवर्किंग से आगे बढ़ाकर कम्युनिटी बेस्ड इंटरेक्शन की तरफ ले जा सकता है। ये डिस्कॉर्ड यूजर्स को आकर्षित करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह इंस्टाग्राम के मौजूदा यूजर्स के लिए कितना सहज और उपयोगी साबित होता है। तो ये थी वीकली टेक अपडेट्स। आप क्विक टेक एट एवरीथिंग इन मिनट्स ट्रिविया सेगमेंट की ओर चलते हैं। टेक ट्रिविया की ओर, जहां कुछ रोचक तथ्य आपका इंतजार कर रहे हैं। एप्पल का पहला फोल्डेबल फोन, नया सरप्राइज। एप्पल के फोल्डेबल फोन को लेकर अफवाहें हैं कि इसका डिस्प्ले सैमसंग नहीं बल्कि LG बना सकता है। यानी एप्पल इस बार कुछ अलग प्लान कर रहा है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 सिर्फ स्मार्टफोन नहीं, IMC 2025 में सिर्फ 5G और 6G नहीं, बल्कि स्पेस, इंटरनेट और AI पावर्ड ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा होगी। यानी भारत टेक इनोवेशन का नया सेंटर बन सकता है। बाबी थीम वाला फोन भले ही नया लगे, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बाबी ब्रांड किसी टेक प्रोडक्ट से जुड़ा हो। 2000 के दशक की शुरुआत में मिटेल ने बाबी ब्रांडेड डिजिटल कैमरा, लैपटॉप और यहां तक कि एक MP3 प्लेयर भी लॉन्च किया था, जो आगे चलकर फ्लॉप हो गया। अब HMD ग्लोबल का बाबी फ्लिप फोन इस थीम को फिर से जिंदा करने वाला है, जो नॉस्टैल्जिया लवर्स और कलेक्टर्स के लिए एक अनोखा ऑप्शन हो सकता है। वेलकम टू नेक्स्ट सेगमेंट। यहाँ बात होगी नए हाईवेज, बड़े प्रोजेक्ट्स और इंफ्रा डेवलपमेंट्स की जो देश का फ्यूचर बदल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन हो या एक्सपेंशन, जो भी देश बना रहा है उसकी बात होगी ब्रिक बाय ब्रिक। चलिए देखते हैं इस हफ्ते इंफ्रा दुनिया में क्या नया हो रहा है। नए एयरपोर्ट्स और हवाई सफर के बड़े बदलाव। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में भोगापुरम एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, जिसे पूरी तरह से नए सिरे से बनाया जा रहा है। इसकी सालाना यात्री क्षमता 6 मिलियन होगी। यह एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देगा। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होने के कारण आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर यात्री सुविधाएं मिलने की उम्मीद है, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। पालघर जिले में वधावन पोर्ट के पास एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। ये हवाई अड्डा वधावन पोर्ट को सपोर्ट करेगा, लॉजिस्टिक्स और व्यापार को बढ़ावा देगा और महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर वैश्विक कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। ये शिपिंग और कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। शिरडी एयरपोर्ट पर अब नाइट लैंडिंग की सुविधा भी शुरू की जा रही है। शिरडी एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू होने से यात्रियों को अधिक लचीलापन मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। खासकर श्रद्धालुओं के लिए ये सुविधा बेहद फायदेमंद होगी, जिससे हवाई यातायात भी बढ़ेगा। कर्नाटका सरकार ने दूसरे एयरपोर्ट के लिए 3 लोकेशन शॉर्टलिस्ट कर ली है, 2 कानकपुरा रोड हारोहल्ली के पास और 1 कुनिगल रोड रामनगरा में। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को प्रपोजल भेज दिया गया है। बेंगलुरु के बढ़ते हवाई यातायात को देखते हुए दूसरा एयरपोर्ट जरूरी हो गया है। नए एयरपोर्ट की संभावित लोकेशन से शहर का लोड कम होगा और दक्षिण भारत में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। शहरों की रफ्तार बढ़ाने के लिए नई मेट्रो लाइनें। गिफ्ट सिटी में 7.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो बनने वाली है, जिसकी लागत 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी।
इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, ट्रैफिक कम होगा और बिजनेस एक्टिविटी को भी बूस्ट मिलेगा। गिफ्ट सिटी में मेट्रो परियोजना से फाइनेंशियल और टेक हब के रूप में इसकी ग्रोथ तेज होगी। बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश आकर्षित होगा, कामकाजी पेशेवरों को फायदा मिलेगा और शहरी बुनियादी ढांचा और मजबूत होगा। कर्नाटका सरकार ने 64 किलोमीटर लंबी मंगलुरु उडुपी मणिपाल मेट्रो कॉरिडोर की फीजिबिलिटी स्टडी शुरू कर दी है, जो 2030 तक पूरी होगी। यह मेट्रो कॉरिडोर तटीय कर्नाटक में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाएगा। इससे यात्रा समय कम होगा, ट्रैफिक का दबाव घटेगा और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी ने मेट्रो लाइन 9 के तहत मीरा भाईंदर में डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। डबल डेकर फ्लाईओवर से मीरा भाईंदर और मुंबई के बीच ट्रैफिक की समस्या कम होगी। ये प्रोजेक्ट लोकल कम्यूटर्स को तेज और सुगम यात्रा का लाभ देगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। ट्रेन यात्रियों के लिए बड़े अपडेट। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पहला चरण पूरा हो गया है और जल्द ही इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से यात्रा समय में कमी आएगी और पर्यटन व व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ये हाई स्पीड कनेक्टिविटी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी। रेलवे मंत्रालय ने 2 नई रेलवे लाइनों को मंजूरी दी है। पहली 240 किलोमीटर लंबी लाइन है, जो उस्मानाबाद, बीड और संभाजीनगर को जोड़ेगी। इसके लोकेशन सर्वे के लिए 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। दूसरी 93 किलोमीटर लंबी संभाजीनगर 40 गांव लाइन के सर्वे के लिए 2.32 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इन नई रेलवे लाइनों से मराठवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। बेहतर रेल संपर्क से व्यापार, पर्यटन और परिवहन सुविधाएं विकसित होंगी, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी। रेलवे में स्पीड और सेफ्टी दोनों बढ़ाने के लिए रेल फेंसिंग का काम शुरू हो गया है। पहले फेज में कुर्दा रोड डिवीजन के लिए 388.85 करोड़ रुपए, संबलपुर के लिए 288.045 करोड़ रुपए और वोल्टेयर के लिए 187.19 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। टोटल 1000 करोड़ रुपए का गेम चल रहा है। रेल फेंसिंग से ट्रेनों की स्पीड और सुरक्षा में बड़ा सुधार होगा। ये हादसों को कम करने, ट्रैक पर अनधिकृत प्रवेश रोकने और हाई स्पीड रेल संचालन को अधिक कुशल बनाने में मदद करेगा। भारत बनेगा टेक्नोलॉजी हब। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात में ताइवान की पीएसएमसी और हाइमिक्स टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर एक नया डिस्प्ले चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाली है। इससे धोलेरा में सेमीकंडक्टर हब को और बढ़ावा मिलेगा। ये परियोजना भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करेगी और धोलेरा को एक उभरते हुए टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। घरेलू चिप उत्पादन बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। धोलेरा में 10,000 करोड़ रुपए का एक नया सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट बनने वाला है, जिसमें नेक्स्टजन, हिटाची जापान और सॉलिड स्टेट ताइवान साथ मिलकर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएंगे। धोलेरा में कुल सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट अब 1.24 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। ये निवेश धोलेरा को भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। वैश्विक कंपनियों की भागीदारी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रोजगार सृजन और देश की चिप उत्पादन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। जर्मन सेमीकंडक्टर कंपनी इन्फिनियन ने इंडिया में अपना पहला एग्रीमेंट CDIL सेमीकंडक्टर्स के साथ साइन कर लिया है। अब ये लोग सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग के लिए पावर चिप सप्लाई करेंगे, जिससे सोलर टेक, ऑटोमोबाइल्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर को फायदा मिलेगा। इन्फिनियन और CDIL की यह साझेदारी भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देगी। इससे सोलर टेक, ऑटोमोबाइल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को अधिक कुशल और टिकाऊ पावर चिप्स मिलेंगी, जिससे देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी, स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य। NDDB और एक बेंगलुरु बेस्ड NGO मिलकर 10,000 बायोगैस प्लांट्स लगाने वाले हैं, जो 15 राज्यों में काम करेंगे। ये हर साल 3 लाख टन ऑर्गेनिक स्लरी प्रोसेस करेंगे, 7 मिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस बनाएंगे और 60,000 टन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी। ये पहल जैविक कचरे के प्रबंधन, हरित ऊर्जा उत्पादन और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगी। बायोगैस प्लांट से स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध होगी, गैस पर निर्भरता घटेगी और किसानों को जैविक खाद का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। विक्रम सोलर एक जबरदस्त 1 गीगावाट सॉलिड स्टेट सेल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलने वाला है और ये लोग एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS टेक्नोलॉजी के साथ सॉलिड स्टेट बैटरीज बनाएंगे। ये परियोजना भारत के बैटरी निर्माण क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगी। सॉलिड स्टेट बैटरियों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण की क्षमता बढ़ेगी, जिससे देश की ऊर्जा स्वतंत्रता और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। ओडिशा में हीराकुद डम स्पिलवे प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से 884 करोड़ रुपए की फंडिंग आ गई है। जमीन अधिग्रहण के सारे प्रोसेस पूरे हो गए हैं, अब कंस्ट्रक्शन जल्द शुरू होगा। ये परियोजना बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन प्रबंधन में सुधार लाएगी। स्पिलवे के निर्माण से पानी की बेहतर निकासी होगी, जिससे कृषि, जलापूर्ति और बिजली उत्पादन को लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट, नए प्रोजेक्ट्स, नई संभावनाएं। अदानी ग्रुप मुंबई में तेजी से टॉप बिल्डर बनता जा रहा है। अब इन्होंने 36,000 करोड़ रुपए का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है मोतीलाल नगर 1, 2 और 3 के रीडेवलपमेंट का, जो गोरेगांव में स्थित है। यह इलाका वर्तमान में सेमी स्लम क्षेत्र है, लेकिन इस परियोजना के बाद इसमें बड़ा बदलाव आ सकता है। इससे पहले अदानी ग्रुप ने धारावी पुनर्विकास, बांद्रा सीलिंग के पास की जमीन और मुंबई ठाणे में कई बड़े प्रोजेक्ट अपने नाम किए हैं। मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रोजेक्ट से गोरेगांव के शहरी बुनियादी ढांचे में बड़ा सुधार होगा। आधुनिक आवास और बेहतर सुविधाओं के जरिए क्षेत्र का कायाकल्प होगा, जिससे रियल एस्टेट वैल्यू बढ़ेगी और रहने की गुणवत्ता में सुधार आएगा। अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र, जहां MIDC महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नासिक के इगतपुरी में 675 एकड़ का नया इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने जा रही है। यह नया इंडस्ट्रियल एस्टेट नासिक और इगतपुरी में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसर लेकर आएगा। मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिलने से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। पानी की समस्या का समाधान। नवी मुंबई में पानी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए 2 नए डैम पोशीर और शिलर बनाए जा रहे हैं। 2027 तक पानी की जरूरत 450 MLD से बढ़कर 1200 MLD हो जाएगी। कारजाट के पास उल्हास रिवर बेसिन में इनका प्लान किया गया है, ताकि मौजूदा वाटर सोर्सेज को सपोर्ट मिल सके। ये नए डैम नवी मुंबई की बढ़ती आबादी और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। जलापूर्ति बढ़ने से पेयजल संकट कम होगा, शहरी विकास को समर्थन मिलेगा और भविष्य में पानी की स्थिरता सुनिश्चित होगी। आर्थिक और व्यावसायिक विकास, ग्रोथ के नए रास्ते। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को RBI से अप्रूवल मिल गया है कि वो अपना पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC यूनिट गिफ्ट सिटी में खोल सके। इससे ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे।
गिफ्ट सिटी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का IFSC यूनिट खुलने से अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा और ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत की वित्तीय प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ सन डिएगो, IIT गांधीनगर और बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी में AI, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी के नए प्रोग्राम शुरू कर रही है। ये नए प्रोग्राम गिफ्ट सिटी को सिर्फ फाइनेंशियल हब ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेंटर के रूप में भी स्थापित करेंगे। इससे AI, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी में कौशल विकास होगा जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। भारत की सुरक्षा को नई ताकत। इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर सक्सेसफुली कारगिल एयरफील्ड पर लैंड कर गया। C-17 ग्लोबमास्टर की कारगिल एयरफील्ड पर सफल लैंडिंग भारतीय वायुसेना की रणनीतिक क्षमता और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस की तैयारी को दर्शाती है। इससे सीमावर्ती इलाकों में तेजी से लॉजिस्टिक सपोर्ट और ट्रूप डिप्लॉयमेंट में मदद मिलेगी। भारत सरकार अपनी खुद की रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV कंपनी स्थापित करने की योजना बना रही है। ये पहल भारत को एविएशन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करेगी। अपने खुद के रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विकसित करने से एविएशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रोजगार सृजन और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। घूमने के शौकीनों के लिए खुशखबरी। इंडिया का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट केदारनाथ में बन रहा है जिसकी लागत 4081 करोड़ रुपये है। इससे 8 से 9 घंटे की पैदल यात्रा सिर्फ 36 मिनट में पूरी होगी। 18,000 यात्री हर दिन इसमें सफर कर सकेंगे। केदारनाथ रोपवे परियोजना से तीर्थयात्रियों की यात्रा आसान और सुरक्षित होगी जिससे दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ेगी। ये प्रोजेक्ट पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, साथ ही इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में पहाड़ों में कनेक्टिविटी सुधारने में मदद करेगा। जम्मू और कश्मीर सरकार ने पिलग्रिमेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एकदम नई पिलग्रिमेज सर्किट रोड्स बनाने का ऐलान कर दिया है। मतलब अब लोग सिर्फ वैष्णो देवी, कतरा तक ही सीमित नहीं रहेंगे बल्कि और भी जगहों पर घूम सकेंगे। नए 3 डे, 4 डे और 7 डे के पिलग्रिमेज पैकेजेस भी आने वाले हैं। ये पहल जम्मू कश्मीर में आध्यात्मिक पर्यटन को नया आयाम देगी और वैष्णो देवी के अलावा अन्य तीर्थ स्थलों की पहुंच बढ़ाएगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा मिलेगा जिससे क्षेत्र में पर्यटन का दायरा व्यापक होगा। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI ने J&K सरकार के साथ मिलकर चिनाब, झेलम और रवि रिवर पर रिवर क्रूज टूरिज्म लाने के लिए MOU साइन कर लिया है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर में जल पर्यटन को बढ़ावा देगी और चिनाब, झेलम व रावी नदियों पर यात्री और पर्यटक यातायात के नए अवसर खोलेगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र में टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली सरकार और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI ने मिलकर एक नया इको फ्रेंडली यमुना रिवर क्रूज शुरू करने के लिए MOU साइन किया है। ये क्रूज सोनिया विहार और जगतपुर के बीच संचालित होगा। यमुना रिवर क्रूज परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ जलमार्गों के इको फ्रेंडली उपयोग को प्रोत्साहित करेगी। इससे दिल्ली में वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था विकसित होगी, यमुना के किनारे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शहरों की सूरत बदलने वाली है। 750 किलोमीटर लंबा गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जिससे यूपी और हरियाणा की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच तेज और सुगम यातायात सुनिश्चित करेगा। ये परियोजना लॉजिस्टिक्स, व्यापार और औद्योगिक विकास को गति देगी, साथ ही दिल्ली NCR और पूर्वी भारत के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। हरियाणा अपनी पुरानी बसों को अपग्रेड करने वाला है, टर्मिनल्स को रेनोवेट करेगा और हो सकता है इलेक्ट्रिक बसेस भी लाए। ये कदम हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। नई बसों और बेहतर टर्मिनलों से यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, जबकि इलेक्ट्रिक बसें लाने से प्रदूषण में कमी और ईंधन लागत की बचत होगी। घर खरीदने वालों के लिए क्या नया? मुंबई की SRA ने नया रूल निकाला है। अब रिहेबिलिटेटेड फ्लैट्स में पति पत्नी दोनों का नाम जॉइंट ओनरशिप में होगा। ये निर्णय महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार को मजबूत करेगा। संयुक्त स्वामित्व से सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और पुनर्वासित परिवारों को अधिक स्थिरता और कानूनी सुरक्षा मिलेगी। इंटरनेट अब और भी तेज। रिलायंस जियो और एयरटेल जल्द ही स्टारलिंक आधारित स्पेस इंटरनेट सेवा शुरू कर सकते हैं। इस तकनीक से दूर दराज के इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध हो सकेगा। स्टारलिंक आधारित स्पेस इंटरनेट से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड कनेक्टिविटी संभव होगी। इससे डिजिटल समावेशन बढ़ेगा, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और ई-कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत की डिजिटल क्रांति को नई गति मिलेगी। भारत का अगला स्पेस मिशन। इसरो ने तमिलनाडु के कुलसेकरापट्टिनम में अपने नए स्पेसपोर्ट पर 3 की फैसिलिटीज की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, जहां छोटे सैटेलाइट्स 500 किलोग्राम से कम लॉन्च किए जाएंगे। कुलसेकरापट्टिनम में नया स्पेसपोर्ट भारत के छोटे सैटेलाइट लॉन्चिंग कार्यक्रम को गति देगा और निजी अंतरिक्ष कंपनियों के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे इसरो की लॉन्च क्षमता बढ़ेगी, लागत में कमी आएगी और भारत वैश्विक सैटेलाइट लॉन्च बाजार में और प्रतिस्पर्धी बनेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब और भी स्मार्ट। दिल्ली सरकार ने 2027 तक 95% इलेक्ट्रिक वाहन EV अपनाने का लक्ष्य रखा है। यह नीति मुख्य रूप से दोपहिया, तिपहिया और वाणिज्यिक वाहनों पर केंद्रित होगी। यह नीति दिल्ली में प्रदूषण कम करने और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर ध्यान देने से EV अपनाने की गति तेज होगी, जिससे ईंधन पर निर्भरता घटेगी और शहरी परिवहन अधिक टिकाऊ बनेगा। पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स तेज और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट का भविष्य। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA इन्वेस्टमेंट ने नई एक्सपोर्ट इंपोर्ट और घरेलू एग्रो प्रोसेसिंग व स्टोरेज फैसिलिटी के लिए ट्राइडेंट एग्रोकम एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ 285 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये निवेश भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद करेगा। ये निवेश भारत के एग्रो प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, सप्लाई चेन एफिशिएंसी में सुधार होगा और किसानों व व्यापारियों को लाभ मिलेगा। ये राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और PM गतिशक्ति योजना के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। तो ये थी वीकली इंफ्रा अपडेट्स। आप क्विक टेक एट एवरीथिंग इन मिनट्स ट्रिविया सेगमेंट की ओर चलते हैं। इंफ्रा ट्रिविया की ओर, जहां कुछ रोचक तथ्य आपका इंतजार कर रहे हैं। भोगापुरम एयरपोर्ट की लोकेशन पता है क्या?
भोगापुरम एयरपोर्ट विशाखापट्टनम से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। इसे लेकर चर्चा है कि इसके चालू होने के बाद विशाखापट्टनम एयरपोर्ट सिर्फ मिलिट्री यूज के लिए रह सकता है। धोलेरा भारत का न्यू सिलिकॉन वैली है क्या? धोलेरा में 1.24 लाख रुपए करोड़ का सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट हो चुका है। मजेदार बात यह है कि पहले इसे सोलर हब बनाया जाना था, लेकिन अब यह भारत का चिप मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनने जा रहा है। गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे महाभारत कनेक्शन है क्या? गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे सिर्फ ट्रैफिक कम करने के लिए नहीं, बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। ये रास्ता कुरुक्षेत्र से होकर गुजरेगा, जो महाभारत युद्ध का प्रमुख स्थल था। दिलचस्प बात यह है कि इस हाईवे को उत्तर भारत के धार्मिक और ऐतिहासिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी डिजाइन किया गया है। वेलकम टू नेक्स्ट सेगमेंट। यहाँ मार्केट की हर चाल, स्टार्टअप की कहानी और बड़े डील्स की बात होगी, क्योंकि यह है द हसल रिपोर्ट। चलिए देखते हैं इस हफ्ते बिजनेस दुनिया में क्या नया हो रहा है। टेक्नोलॉजी और एआई जब टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी एंट्री कर चुके हैं। उन्होंने प्रिस्मिक्स नाम की एक एआई कंपनी लॉन्च की है, जो जनरेटिव स्टोरी टेलिंग टेक्नोलॉजी पर काम करेगी। यानी अब अजय देवगन सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ेंगे नहीं, बल्कि एआई से लिखवाएंगे भी। अजय देवगन का एआई इंडस्ट्री में कदम रखना दिखाता है कि अब टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट का मेल तेजी से बढ़ रहा है। एआई जनरेटेड स्टोरी टेलिंग नया लेकिन विवादित क्षेत्र है, क्योंकि इससे रचनात्मकता और ओरिजिनलिटी पर असर पड़ सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रिस्मिक्स किस तरह कंटेंट इंडस्ट्री में बदलाव लाती है और इसे क्रिएटर्स कैसे अपनाते हैं। कंज्यूमर गुड्स और रिटेल ग्रोथ बाजार में तेजी, लेकिन आगे क्या? हैंग्यो आइसक्रीम की फाइनेंशियल ईयर 2024 में 23% ग्रोथ हुई है और कंपनी का रेवेन्यू 294 करोड़ रुपए पहुंच गया। प्रॉफिट 110% बढ़कर 12 करोड़ रुपए हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.77% और ईबिटा मार्जिन 11.86% है। हैंग्यो आइसक्रीम की मजबूत ग्रोथ दिखाती है कि भारतीय आइसक्रीम मार्केट में लोकल ब्रांड्स भी तेजी से अपनी पकड़ बना रहे हैं। प्रॉफिट में 110% की बढ़ोतरी प्रभावशाली है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और बेहतर डिमांड का संकेत देती है। हालांकि एफएमसीजी सेक्टर में प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा है, इसलिए कंपनी को अपनी मौजूदा ग्रोथ बनाए रखने के लिए इनोवेशन और मार्केटिंग पर ध्यान देना होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का कहना है कि क्विक कॉमर्स अगले 3 से 4 सालों में उनकी 10% से 15% तक की सेल्स लाएगा, जो अभी सिर्फ 2% है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्विक कॉमर्स पर फोकस दिखाता है कि एफएमसीजी सेक्टर में तेजी से बदलते कंज्यूमर बिहेवियर को समझा जा रहा है। इंस्टेंट डिलीवरी का ट्रेंड बढ़ रहा है और अगर कंपनी सही रणनीति अपनाती है तो यह आने वाले सालों में सेल्स ग्रोथ का बड़ा जरिया बन सकता है। हालांकि इसमें लॉजिस्टिक्स और प्रॉफिट मार्जिन जैसी चुनौतियां भी होंगी, जिन्हें संभालना अहम होगा। लाहौरी जीरा का फाइनेंशियल ईयर 2024 में 47% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ और कंपनी 312 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। प्रॉफिट 196% उछलकर 22.5 करोड़ रुपए हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.36% और ईबिटा 13.65% है। हर एक रुपया कमाने के लिए 89 पैसे खर्च कर रही है। लाहौरी जीरे की जबरदस्त ग्रोथ दिखाती है कि पारंपरिक देसी ड्रिंक्स की मार्केट में मजबूत डिमांड है। 196% प्रॉफिट ग्रोथ बताती है कि कंपनी न सिर्फ सेल्स बढ़ा रही है, बल्कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी सुधार रही है। हालांकि हर एक रुपया कमाने के लिए 89 पैसे खर्च करना इंगित करता है कि मार्जिन को और बेहतर करने की जरूरत होगी, खासकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए। हल्दीराम में टेमासेक ने लगभग $1 बिलियन में 10% स्टेक खरीदा है। ये निवेश हल्दीराम के विस्तार और ग्रोथ के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। टेमासेक का हल्दीराम में निवेश दिखाता है कि भारतीय स्नैक और फूड इंडस्ट्री ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षक बनी हुई है। $1 बिलियन का ये डील कंपनी के विस्तार और नए बाजारों में पहुंच बनाने में मदद कर सकती है। हालांकि प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, इसलिए हल्दीराम को इनोवेशन और ब्रांड वैल्यू बनाए रखने पर फोकस करना होगा। ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग का नया दौर। स्विगी इंस्टामार्ट ने होली के मौके पर फेस्टिव हैंडलिंग चार्जेस जोड़े हैं, जो ₹8 और 50 पैसे से ₹20 तक के हैं। स्विगी वर्तमान में घाटे में चल रहा है। Q3 वित्तीय वर्ष 2025 में इसका घाटा 527.68 करोड़ रुपए था और राजस्व 576.50 करोड़ रुपए। स्विगी इंस्टामार्ट का फेस्टिव हैंडलिंग चार्ज जोड़ना दिखाता है कि कंपनी अपनी घाटे की भरपाई के लिए नए रेवेन्यू मॉडल अपना रही है। हालांकि ये कदम ग्राहकों को थोड़ा महंगा पड़ सकता है, खासकर जब फूड डिलीवरी मार्केट में पहले से ही प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। लंबे समय में स्विगी को लागत नियंत्रण और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि यह प्रॉफिटेबिलिटी हासिल कर सके। रैपिडो अब सिर्फ बाइक टैक्सी तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि फूड डिलीवरी में भी कदम रखने की योजना बना रहा है। कंपनी विभिन्न रेस्टोरेंट पार्टनर्स से बातचीत कर रही है ताकि जोमैटो और स्विगी के कमीशन स्ट्रक्चर को टक्कर दी जा सके। रैपिडो का फूड डिलीवरी में उतरने का फैसला दिलचस्प है, लेकिन जोमैटो और स्विगी जैसी स्थापित कंपनियों से मुकाबला आसान नहीं होगा। अगर रैपिडो कम कमीशन और बेहतर डिलीवरी टाइम के साथ आता है तो ये छोटे रेस्टोरेंट्स और ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है। हालांकि लॉजिस्टिक्स और स्केलिंग इसकी सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी। सिटीमैल, जो एक ग्रोसरी फोकस्ड सोशल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ने 55 करोड़ रुपए की डेट फंडिंग हासिल की है। कंपनी की पिछली वैल्यूएशन $320 मिलियन थी और वित्तीय वर्ष 2024 में इसका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू GMV ₹346 करोड़ था, जबकि इसका घाटा 159 करोड़ रुपए रहा। सिटीमैल का 55 करोड़ रुपए की डेट फंडिंग हासिल करना दिखाता है कि निवेशक अभी भी सोशल ई कॉमर्स मॉडल में संभावनाएं देख रहे हैं। हालांकि कंपनी को घाटे को कम करने और प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ने के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर ध्यान देना होगा। मौजूदा प्रतिस्पर्धा और बढ़ते लागत दबाव के बीच इसका आगे का सफर आसान नहीं होगा। स्टार्टअप फंडिंग और ग्रोथ पैसा बरस रहा है, लेकिन हर कोई जीत नहीं रहा। ब्रिकॉर बोर्ड, जो एक टेक एनेबल्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 16.6 करोड़ रुपए की प्री सीरीज बी फंडिंग जुटा रही है, जिससे कंपनी की वैल्यू 891 करोड़ रुपए हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 81% रेवेन्यू ग्रोथ के साथ 42.25 करोड़ रुपए की कमाई की और घाटा 10% घटकर 31 करोड़ रुपए रह गया। ब्रिकॉर बोर्ड की फंडिंग और ग्रोथ दिखाती है कि टेक एनेबल्ड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। हालांकि घाटा अभी भी काफी ज्यादा है, इसलिए कंपनी को स्केलेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच संतुलन बनाना होगा। अगर यह ऑपरेशनल एफिशिएंसी सुधार पाती है तो भारत के रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन मार्केट में बड़ी खिलाड़ी बन सकती है। रस्क मीडिया ने 74 करोड़ रुपए की सीरीज बी फंडिंग जुटाई है।
फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 40.6% बढ़कर 56.8 करोड़ रुपए हो गया और घाटा 56% घटकर 28.7 करोड़ रुपए रह गया। रस मीडिया की सीरीज बी फंडिंग और घाटे में कमी दिखाती है कि डिजिटल कंटेंट और मीडिया इंडस्ट्री में इसकी पकड़ मजबूत हो रही है। हालांकि इस सेक्टर में लंबे समय तक टिके रहने के लिए कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करना होगा। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच इन्वेस्टमेंट का सही इस्तेमाल ही इसके भविष्य की दिशा तय करेगा। गिवा, जो एक ज्वेलरी ब्रांड है, ने 102 करोड़ रुपए की फंडिंग ली है, इक्विटी प्लस डेट मिलाकर। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 66% बढ़कर 273.6 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन नेट लॉस 58.7 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। गिवा की फंडिंग और रेवेन्यू ग्रोथ दिखाती है कि प्रीमियम ज्वेलरी मार्केट में इसकी मांग बढ़ रही है। हालांकि बढ़ता नेट लॉस संकेत देता है कि कंपनी को खर्चों पर काबू पाने और प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ने की जरूरत है। ब्रांड वैल्यू और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार से यह आगे बेहतर स्थिति में आ सकती है। गोस्टॉप्स, जो युवा ट्रैवलर्स के लिए हॉस्टल ब्रांड है, ने 35 करोड़ रुपए की सीरीज ए फंडिंग उठाई है। अब बैकपैक उठाओ, ट्रैवल करो और महंगे होटलों के बजाय गोस्टॉप्स में ठहरो। गोस्टॉप्स की सीरीज ए फंडिंग दिखाती है कि बजट ट्रैवल और हॉस्टल कल्चर भारत में तेजी से बढ़ रहा है। युवा यात्रियों के लिए यह एक किफायती और कम्युनिटी बेस्ड स्टे ऑप्शन है। हालांकि स्केलेबिलिटी और क्वालिटी में बैलेंस बनाए रखना इसकी सबसे बड़ी चुनौती होगी, खासकर जब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इन्फिनिट अपटाइम, जो इंडस्ट्रियल मशीनरी के लिए प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सॉल्यूशंस देती है, ने $35 मिलियन की सीरीज सी फंडिंग जुटाई है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 54.74 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन नेट लॉस 8.4 करोड़ रुपए हुआ। इन्फिनिट अपटाइम की सीरीज सी फंडिंग दिखाती है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है। रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, लेकिन नेट लॉस बताता है कि ऑपरेशनल लागत अभी चुनौती बनी हुई है। अगर कंपनी स्केलेबिलिटी और लागत नियंत्रण पर ध्यान दे तो यह इंडस्ट्रियल टेक सेक्टर में बड़ा नाम बन सकती है। फेलिसिटी गेम्स ने $3 मिलियन की सीड फंडिंग जुटाई है, जिससे कंपनी एक्सपेंशन और प्रोडक्ट इनोवेशन पर फोकस करेगी। फेलिसिटी गेम्स की सीड फंडिंग दिखाती है कि भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स की रुचि बढ़ रही है। एक्सपेंशन और प्रोडक्ट इनोवेशन फोकस करने लायक हैं, लेकिन मार्केट में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। इसे टिकाऊ ग्रोथ के लिए यूनिक गेम प्ले और यूजर एंगेजमेंट पर ध्यान देना होगा। सिंप्लीफाई, जो स्पेशलिटी केमिकल्स के सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, ने $40 मिलियन का सीरीज बी फंडिंग राउंड पूरा किया है। सिंप्लीफाई की सीरीज बी फंडिंग दिखाती है कि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में टेक एनेबल सॉल्यूशंस की मांग बढ़ रही है। ये फंडिंग कंपनी को विस्तार और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में मदद कर सकती है। हालांकि ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा और कच्चे माल की लागत जैसी चुनौतियां बनी रहेंगी, जिनसे निपटना अहम होगा। ड्रूम, जो एक यूज्ड कार मार्केटप्लेस है, 25 करोड़ रुपए का नया फंडिंग राउंड जुटा रही है, जिससे इसकी वैल्यूएशन 3097 रुपए करोड़ हो गई है। हालांकि इसका राजस्व 66% घटकर 85 करोड़ रुपए हो गया और घाटा 35% घटकर 40 करोड़ रुपए रह गया। ड्रूम की नई फंडिंग दिखाती है कि इन्वेस्टर्स अभी भी यूज्ड कार मार्केटप्लेस में संभावनाएं देख रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू में 66% की गिरावट चिंता का विषय है। घाटा घटा है, जो लागत नियंत्रण के प्रयासों को दर्शाता है, लेकिन ग्रोथ बनाए रखने के लिए कंपनी को डिमांड बढ़ाने और कस्टमर ट्रस्ट मजबूत करने पर फोकस करना होगा। हेल्थ केयर और फिनटेक, आपकी सेहत और पैसा दोनों का खेल। पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक लिमिटेड अगले साल अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज में 696 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। पीबी फिनटेक का हेल्थ केयर सेक्टर में बड़ा निवेश दिखाता है कि कंपनी अपनी सेवाओं का विस्तार कर इंश्योरेंस से आगे बढ़ना चाहती है। हेल्थ टेक इंडस्ट्री में संभावनाएं तो हैं, लेकिन इसमें पहले से ही कई बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पॉलिसी बाजार कैसे अपनी मौजूदा यूजर बेस और डेटा एनालिटिक्स का फायदा उठाकर हेल्थ केयर मार्केट में पैठ बनाता है। फलाइफ हेल्थ केयर ने वित्तीय वर्ष 2024 में 188 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया, जो 10% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी ने अपना घाटा 38% घटाकर 30 करोड़ रुपए कर दिया। हालांकि इसका -13.09% EBITDA मार्जिन और -30.77% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रोथ रहा। फलाइफ हेल्थ केयर की रेवेन्यू ग्रोथ और घाटे में कमी सकारात्मक संकेत हैं, लेकिन नेगेटिव EBITDA मार्जिन और रोज दिखाते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी अब भी एक बड़ी चुनौती है। कंपनी को लागत नियंत्रण और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार लाना होगा ताकि यह लॉन्ग टर्म में टिकाऊ ग्रोथ हासिल कर सके, खासकर हेल्थ केयर सेक्टर की बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने चेकपॉइंट थेरेप्यूटिक्स को $355 मिलियन में खरीद लिया। इससे उनकी ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोथेरेपी पोर्टफोलियो मजबूत होगी। सन फार्मा का चेकपॉइंट थेरेप्यूटिक्स का अधिग्रहण दिखाता है कि कंपनी अपनी ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोथेरेपी क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है। ये ग्लोबल फार्मा मार्केट में सन फार्मा की स्थिति को और मजबूत कर सकता है, खासकर कैंसर ट्रीटमेंट सेगमेंट में। हालांकि नई दवाओं का डेवलपमेंट और रेगुलेटरी अप्रूवल हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, जिससे आगे की रणनीति अहम होगी। पेमेंट्स और डिजिटल ग्रोथ, फोनपे जैसी कंपनियों की कमाई बढ़ी, लेकिन घाटा भी घटा। फोनपे ने 600 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी का राजस्व 74% बढ़कर 5064 करोड़ रुपए हो गया और उसका घाटा 28.5% घटकर 1997 करोड़ रुपए रह गया। फोनपे की यूजर ग्रोथ और रेवेन्यू में 74% की बढ़ोतरी दिखाती है कि डिजिटल पेमेंट सेक्टर में इसकी पकड़ मजबूत हो रही है। घाटे में कमी एक अच्छा संकेत है, लेकिन 1997 करोड़ रुपए का नुकसान अभी भी बड़ा है। कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करने के लिए नए रेवेन्यू मॉडल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर और काम करना होगा, खासकर यूपीआई के बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए। स्नैपचैट इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2024 में 101 करोड़ रुपए का राजस्व और 10 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया। स्नैपचैट इंडिया का प्रॉफिट में आना दिखाता है कि प्लेटफॉर्म ने अपने रेवेन्यू मॉडल में सुधार किया है, खासकर विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन सेगमेंट में। हालांकि इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इसे यूजर एंगेजमेंट बढ़ाने और मार्केट शेयर मजबूत करने के लिए लगातार इनोवेशन करना होगा। तो ये थी वीकली बिजनेस अपडेट्स ऐप क्विक टेक एट एवरीथिंग इन मिनट्स ट्रिविया सेगमेंट की, और जहां बिजनेस की दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे रोचक फैक्ट्स जो आपको हैरान कर सकते हैं। स्विगी का अनोखा रिकॉर्ड, ऑर्डर की बाढ़। 2023 के न्यू ईयर ईव पर स्विगी ने 1 सेकंड में 12 बिरयानी ऑर्डर का रिकॉर्ड बनाया था। क्या फेस्टिव हैंडलिंग चार्ज के बावजूद होली पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? फोन पे वर्सेस गूगल पे, कौन है असली किंग?
यूपीआई मार्केट शेयर, फोन पे के पास लगभग 47% मार्केट शेयर है, जबकि गूगल पे 36% पर है। लेकिन फोन पे की कमाई इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज से भी बढ़ रही है, जो गूगल पे अभी उतना नहीं कर रहा। सिटी मॉल का सोशल ई कॉमर्स मॉडल क्या है? सिटी मॉल के 70% से ज्यादा कस्टमर ऐसे हैं जो पहली बार ऑनलाइन ग्रोसरी खरीद रहे हैं। इसका बिजनेस मॉडल व्हाट्सएप और रेफरल नेटवर्क पर आधारित है, जो छोटे शहरों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। तो इस हफ्ते टेक्नोलॉजी में अजय देवगन की प्रिस्मिक्स एआई ने सुर्खियां बटोरी, जो बॉलीवुड में स्टोरी टेलिंग का गेम ही बदल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मुंबई की कोस्टल रोड ने बड़ी ग्रोथ दिखाई, लेकिन सवाल यह है, क्या ये मुंबई की ट्रैफिक प्रॉब्लम का असली समाधान है? और बिजनेस की दुनिया में फोन पे ने 600 मिलियन यूजर्स का आंकड़ा पार किया, लेकिन अभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाया। टेक्नोलॉजी में एआई अब सिर्फ कोडर्स का गेम नहीं रहा, अब फिल्मी दुनिया भी इसे अपना रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या एआई से बनी स्टोरीज वाकई ऑडियंस को पसंद आएंगी? इंफ्रास्ट्रक्चर में नए मेगा प्रोजेक्ट्स पेपर पर तो गजब लगते हैं, लेकिन असली असर तब दिखेगा जब मुंबई के लोग कहेंगे, हाँ अब ट्रैफिक वाकई कम हो गया। और बिजनेस की दुनिया में ग्रोथ तभी मायने रखती है जब कमाई भी बढ़े, वरना फोन पे जैसे दिग्गज भी घाटे से जूझते रहेंगे। अब आपकी बारी। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर आपके लिए कौन सी थी? एआई, कोस्टल रोड या फोन पे की ग्रोथ? नीचे कमेंट करें या मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और फेसबुक पर बताएं। अगर ये एपिसोड पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सच्ची खबरें और दमदार राय हर किसी तक पहुंचना जरूरी है। अगली बार मिलते हैं, तब तक टेक, बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया से जुड़े रहिए। और बस आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।